हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी का जो कोर्स है उसके अंतर्गत जो पेपर 10 है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसके अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पॉलिटिकल एलाइट्स या राजनीतिक अभिजन। राजनीति में जो जो अभिजन वर्ग होते हैं, एलाइट्स क्लास होते हैं, वो क्या हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी उनका अर्थ क्या है, उनके मीनिंग, उनकी उनसे संबंधित जो विभिन्न विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं उसको और उसकी विशेषता को तथा उसके प्रकारों की चर्चा जो है आज के हम लोग क्लास में करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो अभिजनवादी जो सिद्धांत है उसकी अवधारणाएं क्या हैं। तो जैसा कि पॉलिटिकल अभिजन, तो प्रत्येक समाज में शक्ति, प्रभाव, सत्ता, प्रतिनिधित्व के गुण, जो गुण होते हैं वो गुण समाज के कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में होता है। चाहे वो कोई भी समाज हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में वहाँ की सत्ता, शक्ति, प्रभाव या प्रतिनिधित्व, ये सारी चीज़ें होती हैं और वो लोग कुछ विशिष्ट वर्गों के हाथों में होता है। और ये समाज में अन्य जो भी लोग होते हैं, अन्य तबके के जो लोग होते हैं की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति संपन्न होते हैं एवं क्षमतावान होते हैं, समृद्ध होते हैं। और ये समाज के शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं एवं समाज के अन्य वर्गों से भी ये जो होते हैं वो थोड़ा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उदारवादी जो विचारधारा थी, उदारवादी समाज में अभिजन या विशिष्ट वर्ग, इसको अभिजन को विशिष्ट वर्ग भी कहते हैं, तो अभिजन या विशिष्ट वर्गों की पहचान की गई और ये राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते थे। अतः राजनीति शास्त्र में इन विशिष्ट वर्गों के अध्ययन को शामिल किया गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इटली के दो समाजशास्त्रियों ने, जिनका नाम था पैरेटो और मोस्का ने अभिजनवादी जो वर्ग है उसकी अवधारणा को राजनीतिक समाजशास्त्र में स्थापित किया। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 19वीं शताब्दी के अंत में इटली के दो विचारक थे, पैरेटो और मोस्का, इन्होंने जो है पहली बार जो है ये जो अभिजन या विशिष्ट वर्ग या पॉलिटिकल एलाइट्स जो क्लास थे उनके बारे में जो है अपना जो है कंसेप्ट या उसके बारे में अवधारणा जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत स्थापित किया, जिसमें हेरोल्ड लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान में इसको आगे बढ़ाया। ये जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसको जो हेरोल्ड लॉसवेल थे उन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। और लॉसवेल जो है का स्पष्ट मत था कि किसी भी व्यवस्था में अथवा किसी भी उपव्यवस्था के अंतर्गत स्थायित्व के लिए उसके नेतृत्व एवं कार्यकुशलता के लिए अभिजन वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यह अभिजन वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा योग्य, अनुभवी, कार्यकुशलता, शक्ति संपन्न होते हैं एवं कुशलता पूर्वक राजनीतिक नेतृत्व जो है वो ये प्रदान करते हैं। परंतु अभिजन वर्ग की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, क्योंकि अभिजन वर्ग की धारणा जो है अवधारणा को प्राचीन राजनीतिक यूनानी चिंतन में भी देखा जा सकता है। जैसे कि प्लेटो ने समाज के वर्गों को 3 वर्गों में जो है वो विभाजित करते हुए शासक वर्गों को अभिजन वर्ग के रूप में देखा था। और ठीक उसी प्रकार अरस्तु ने भी शासक वर्ग की व्याख्या करते हुए अभिजन वर्ग की अवधारणा को स्वीकार किया था। और आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो मैकियावेली ने भी शासक वर्ग का उल्लेख करते हुए अभिजन वर्ग को स्वीकार किया था। और अतः अभिजन वर्ग की जो संकल्पना है, जो है अवधारणा जो है वो काफ़ी पुरानी है, अवधारणा है और
19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में राजनीतिक समाजशास्त्र में जरूर स्थापित हुई, परंतु यह अवधारणा जो है काफ़ी पुरानी अवधारणा रही है। अभिजन वर्ग को सामाजिक डार्विनवाद के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह अभिजन वर्ग समाज में सबसे ज़्यादा योग्य एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षशील होते हैं। अतः अभिजन वर्ग को सामाजिक डार्विनवाद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जो डार्विन का जो थ्योरी था फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का, तो उस सिद्धांत को जो है वो परिपूर्ण करता है। यह अभिजन वर्ग का जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल एलाइट्स क्लास का जो सिद्धांत है, और ये कंसेप्ट जो है काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं है कि नया है। 19वीं शताब्दी के बाद ये 20वीं शताब्दी में आया है, क्योंकि जब हम प्लेटो की उनकी जो यूनानी चिंतन को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी प्लेटो ने भी अभिजन वर्ग, शासक वर्ग को बताया था, और एरिस्टोटल जो थे उन्होंने भी अभिजन वर्ग को स्वीकार किया था। तो ये कंसेप्ट जो है ऐसा नहीं है कि नया है, बहुत प्राचीन है, लेकिन एक वास्तविक रूप देने का कार्य जो है इसको इटली के दो समाजशास्त्री जो थे, पेरेटो और मोस्का ने किया, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हेराल्ड लॉसवेल हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, किया है। अभिजन वर्ग की अब हम देखते हैं कि इसकी जो अर्थ और परिभाषाएं क्या है। तो शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी जो अभिजन का अंग्रेजी जो अनुवाद होता है वो होता है एलाइट, और इसकी उत्पत्ति जो है एलिगेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चयन द्वारा या चुनाव, अर्थात जिससे नेतृत्व के लिए चुना जाए। 17वीं शताब्दी में एवं 18वीं शताब्दी में जर्मनी, इटली आदि देशों में नेतृत्व के लिए शासक वर्ग को चुना जाता था, और जिसे वो वहाँ पे जो है एलाइट कहा जाता था। अब है इसकी परिभाषाएं, अर्थ और परिभाषाएं हम देखेंगे कि क्या है। ये तो शाब्दिक दृष्टि से हमने इसकी डिफिनेशंस को देखा। इसके बाद है कि जो परिभाषाएं हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग अपनी विशिष्ट योग्यताओं, कार्यक्षमता, नेतृत्व आदि गुणों के कारण देश की राजनीति और समाज में अपना हाथ जमा लेते हैं, प्राण जमा लेते हैं, उन्हें राजनीति विज्ञान की भाषा में राजनीति अभिजन का नाम दिया जाता है। राजनीतिक अभिजन एक सिद्धांत के रूप में सन 1950 के दशक में यूएसए के समाज वैज्ञानिकों को जिसमें लिसुमम प्यूटर जो थे, लासवेल, राइट मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। ये सभी अमेरिकन जो है वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, और हालांकि इसके प्रमुख प्रतिपादकों में मोस्का एवं पेरेटो का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। इन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक अभिजन की परिभाषा जो है वो अपने अपने ढंग से दी गई है। जो पेरेटो हैं उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि इनके पेरेटो के अनुसार इसकी मान्यता है कि प्रत्येक समाज का शासन ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में होता है जिसके पास संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने का गुण होता है। जो लोग अपने और राज्य के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं, वास्तव में वही सदा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। ये पेरेटो ने इसको कहा है, इसको परिभाषित किया है। दूसरे जो विचारक हैं वो हैं टी.बी. बोटोमोर, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एलाइट्स एंड सोसाइटी, और इन्होंने कहा है कि अभिजन वर्ग उन लोगों को कहा जाता है जो समाज के अन्य वर्गों की तुलना में समाज के नीतियों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, और इस प्रकार वे जनतंत्र की इस मान्यता के लिए घातक हैं कि जनतंत्र का में जो होता है, जनतंत्र का शासन होता है। और इसी तरह से हार्बर्ट, लॉसवेल और
जो डैनियल लीनर हैं, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक संभ्रांत या राजनीतिक अभिजन वर्ग किसी राजनीतिक विकास की उस शक्तिधारी को कहा जाता है जिन शक्तिधारियों में नेतृत्व एवं सामाजिक संरचना पर अपने प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति होती है। अर्थात ये अभिजन वर्ग सर्वोच्च सत्ता पर काबिज होते हैं, उस पर बैठे होते हैं एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त जो भी हमने परिभाषाएं देखी, तो इस परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक अभिजन जो है समाज का एक विशिष्ट तबका होता है, एक विशिष्ट वर्ग होता है जो अन्य वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम, योग्य, कार्यकुशल, अपनी प्रकृति के कारण अन्य अन्य से भिन्न होता है और अपने विचार पृष्ठभूमि के कारण अन्य से भिन्न होता है। और वास्तविकता में अभिजन वर्ग बहुसंख्यक ना होकर अल्पसंख्यक होते हैं और ये मुख्यतः ना तो शासन पर अपना अधिकार जमाते हैं और ना ही ये शासन को प्रभावित और अधिकार जमाते हैं। ये जो होते हैं ये मुख्यतः जो है शासन पर अपना अधिकार जमाते हैं और जो शासन जो है उसको प्रभावित भी करते हैं और इसे ही राजनीतिक अभिजन जो है कहा जाता है। पॉलिटिकल एलाइट्स क्लास जिसको कहा जाता है वो ये होते हैं, ये संख्या में बहुत कम होते हैं लेकिन औरों के गुणों से इनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। क्षमताएं, कार्यकुशल, नेतृत्व, आर्थिक समृद्धि, ये सारे चीज गुण जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं और इनके कारण जो है ये जो है सत्ता को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और सत्ता को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ग जो हैं वो उसे ही हम पॉलिटिकल अभिजन या राजनीतिक अभिजन के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी अभिजन की राजनीतिक अभिजन की परिभाषा थी। परिभाषा को देखने के बाद अब हम चर्चा करेंगे जो राजनीतिक अभिजन है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो डेल ने, एक विचारक हैं डेल ने, अभिजन वर्ग की बहुत सारी कुछ विशेषताएं बतलाई हैं। जैसे पहली जो विशेषता वो बताई है कि यह एक निश्चित समूह होता है। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई है कि ये राजनीतिक निर्णयों एवं सुझाव को प्रभावित करता है। और तीसरी जो उन्होंने विशेषता बताई है कि सामाजिक जो वरीयता में ये काफ़ी जो है उच्च एवं प्रभावपूर्ण होते हैं। जो सोशल इनका स्टेटस होता है उसमें ये काफ़ी उच्च और प्रभावपूर्ण होते हैं। इसके बाद एक और भी विचारक हैं जैसे कि राइट मिल्स और टीबी बोटोमोर और मोस्का। इन लोगों ने भी अभिजन की विशेषताओं की चर्चा की है और मोस्का ने अपनी जो पुस्तक उनकी है, मोस्का की द रूलिंग क्लास या रूलिंग एलाइट्स, जो उनकी पुस्तक है रूलिंग क्लास या रूलिंग एलाइट्स, जो उनकी पुस्तक है, सीबी राइट जो हैं मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर एलाइट्स और टीबी बोटोमोर जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक एलाइट्स एंड सोसाइटी के द्वारा राजनीतिक अभिजन की विशद विवेचना करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है और वो है, उसमें हम उसकी विशेषताएं देखेंगे इन तीनों विचारकों की। तो पहली जो विशेषता इन लोगों ने बताई है वो बताई है कि अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक एवं उच्च वर्ग होता है। दूसरी जो विशेषता है कि अभिजन सुविधा संपन्न होता है, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तीसरा, अभिजन वर्ग का विशिष्ट महत्व होता है। और चौथा कि इस वर्ग के विशिष्ट हित होते हैं, अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। और अगली जो विशेषता है वो जो शासन के निर्णय इन्हीं के हाथों में होते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, तो उसको ये काफ़ी प्रभावित करते हैं और इनके हाथों में ही वो निर्णय होते हैं। और उसके बाद अगली जो विशेषता इनकी बताई है मोस्का, पैरेटो और सीबी बोटोमोर ने, तो वो बताई है कि सामान्यतः अभिजन वर्ग कुलीन परिवार से आते हैं, मतलब समृद्ध या धनी परिवार से आते हैं। और अगली जो विशेषता है वो है कि अभिजन में परिवर्तन जो है वो होता रहता है। और अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि इनकी समाज में प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा होती है, प्रतिष्ठित पद पे होते हैं, प्रतिष्ठा और समाज में काफ़ी इनकी
इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है। तो ये कुछ जो है 8-10 जो है जो विशेषताएं हैं वो आपको मोश्का ने, टीबी बोटो-मोर ने और C.W. राइट्स ने अपनी अपनी पुस्तकों में इन विशेषताओं की चर्चा की है। इसके बाद हम देखते हैं अभिजन जो है उसके प्रकार क्या हैं। तो विभिन्न विचारकों ने जिस तरह से इसकी परिभाषा दी है उसी तरह से इसके प्रकार की भी चर्चा जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से की गई है। तो पैरेटो ने इसके जो प्रकार बताए हैं या जो इसके वर्गीकरण जो बताया है, तो उन्होंने कहा है कि जो अभिजन है वो 2 प्रकार का होता है और जो सबसे सर्वमान्य जो उसका डेफिनेशन मतलब उसका प्रकार जो है वो इनका पैरेटो का जो प्रकार है वो है, उसमें पहला जो उन्होंने बताया है वो बताया है कि शासक अभिजन, और दूसरा उन्होंने बताया है गैर शासक अभिजन। मतलब जो लोग शासन से संबंधित होते हैं वो शासक अभिजन, और बाकी जो शासन के अलावा जो और लोग समाज में होते हैं, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली, शक्तिशाली, शक्ति संपन्न होते हैं और जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, तो वो लोग होते हैं। तो 2 तरह के ये प्रकार उन्होंने पैरेटो ने अपनी पुस्तक में बताई है। इसके बाद टीबी बोटो-मोर जो हैं इन्होंने अभिजन को 3 भागों में विभाजित किया है। और पहला उन्होंने बताया है बुद्धिजीवी वर्ग, जो क्लास के जो अभिजन होते हैं वो। दूसरा उन्होंने बताया प्रबंधक वर्ग, और तीसरा उन्होंने बताया नौकरशाही वर्ग। मतलब उन्होंने राजनीतिक अभिजन को 3 भागों में विभाजित किया, पहला बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा प्रबंधक वर्ग और तीसरा नौकरशाही वर्ग। ठीक है। इसके बाद एडवर्ड स्टील हैं, इन्होंने भी इसका वर्गीकरण किया है और इन्होंने राजनीतिक अभिजन को 5 प्रकारों में इसका विभाजन किया है। और ये जो 5 प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार है उसमें वंश परंपरागत अभिजन है, पहला इनका प्रकार, इन्होंने इसको डिवाइड किया है। दूसरा क्रांतिकारी अभिजन, तीसरा जो एडवर्ड स्टील ने बताया है वो बताया है कि मध्यम वर्गीय अभिजन, चौथा जो उन्होंने बताया औपनिवेशिक शासक अभिजन, और 5वां उन्होंने बताया है राष्ट्रीय नेता। तो इस तरह से एडवर्ड स्टील ने 5 भागों में राजनीतिक अभिजन को विभाजित किया है। और एडवर्ड स्टील ने विकासशील देशों का अध्ययन करते हुए अभिजन वर्ग की जो उपरोक्त जो मैंने बताई वो 5 व्याख्या जो है वो की है। और वर्तमान समय में अभिजन वर्ग को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो हैं उसके अंतर्गत पहला शासक अभिजन, दूसरा गैर शासक अभिजन, तीसरा बुद्धिजीवी अभिजन, चौथा प्रबंधक या नौकरशाही अभिजन, 5वां वंशानुगत अभिजन, और 6ठा राष्ट्रीय नेता अभिजन। तो इस तरह से वर्तमान समय में इसको जो है 6 भागों में विभाजित किया जाता है और अध्ययन की सुविधा के लिए। और एडवर्ड स्टील ने इसका विभाजन जो है वो किया है। इसके बाद इसके प्रकार को देखने के बाद हम लोग जानेंगे कि जो अभिजन वर्ग है, राजनीतिक अभिजन है, उसके कार्य और उद्देश्य क्या है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके उद्देश्य क्या है अभिजन के। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, शुरू में देखा कि ये जो एक विशिष्ट ग्रुप होता है समाज का, कुछ विशिष्ट गुण जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण गुण पाए जाते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, फाइनेंशियली अच्छे होते हैं और किसी न किसी रूप में जो है वो सत्ता को, निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो है अभिजन, राजनीतिक अभिजन कहलाते हैं। और ये जो अभिजनवादी सिद्धांत है या अभिजन है, इसका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन वर्तमान युग में 19वीं शताब्दी के बाद और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो इटली के 2 प्रमुख विचारक समाजशास्त्री थे, पैरेटो और मोस्का, इन्होंने इसके विचार को रखा। और उसके बाद जो लासवेल हैं, उन्होंने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है।
अब हम देखेंगे कि राजनीतिक अभिजन जो है उसके कार्य और उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक अभिजन समाज का एक विशिष्ट वर्ग होता है जो अपने को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए सत्ता की बागडोर जो है वो सदा अपनी हाथों में रखते हैं या सत्ता को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। तो अभिजन जो है उसका 3 मुख्य उद्देश्य होता है। पहला जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि सामूहिक हित प्राप्त करना। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह होता है कि सामूहिक हित के साथ साथ स्वयं के हित को भी साधना। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है वो है कि अवचेतनात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त करना। ताकि अभिजन वर्ग अपने को यथा स्थिति के रूप में बनाए रखे। और अभिजन वर्ग के इस मनोविश्लेषणात्मक मनोदशा का अध्ययन जो है वो जो फ्रीड एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है। तो ये थे इसके अभिजन के उद्देश्य, जिसके 3 उद्देश्यों की चर्चा जो है वो की गई है। एक तो सामूहिक हित को बनाना, एक सामूहिक हित के साथ साथ स्वयं के हित को साधना, और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है कि अवचेतात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त करना जो ताकि जो है अभिजनवाद का जो स्थिति है उसको यथा स्थिति में बनाए रखा जा सके। और अभिजन जो वर्ग है इसमें मनोविश्लेषणात्मक मनोदशा का अध्ययन जो है वो फ्रीड नामक विद्वान ने, मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने किया है। अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक अभिजन है उस अभिजन के कार्य क्या हैं, वो कौन से काम करते हैं। स्पष्ट परिभाषा से बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो राजनीतिक अभिजन है उनके कार्य क्या है। तो राजनीतिक अभिजन जो है उसका जो पहला महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य जो है पूरा करने के लिए जो है जो राजनीतिक अभिजन है और उनके जो ये 3 उद्देश्य जो हमने ऊपर में आपको बताए उनको पूरा करने के लिए जो है वो निम्नलिखित काम को वो करता है, संपन्न करता है। और उसमें वह जो पहला कार्य करता है वह है कि शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और नीति एवं नियमों को बनाता है। शासन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और नीति और नियमों का निर्माण करने में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि यह वर्ग यदि शासन कार्यों में भाग नहीं लेता है तो वैसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों को प्रभावित करता है। ठीक है। और तीसरा जो इसका कार्य है वो है कि अभिजन वर्ग अपने हित की पूर्ति को तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने समर्थकों के हितों का भी ध्यान रखते हैं। अगली जो इसके कार्य हैं वो है कि वे अपने हित के साथ साथ राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के साथ वह नेशनल इंटरेस्ट के बारे में भी उसको ध्यान में रखते हैं। अगली जो इसकी कार्य हैं अभिजन, राजनीतिक अभिजन के, तो अभिजन वर्ग समाज के विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके हितों का भी और उनके कल्याण का भी जो है वो काम करते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है, इसके जो कार्य हैं वो है कि अभिजन वर्ग प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे समाज एवं देश को दिशा निर्देश एवं नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार अभिजन वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज के कल्याण और राष्ट्रीय एकीकरण का भी कार्य करते हैं। तो ये कुछ कार्य थे जो अभिजन वर्गों के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब इसको देखने के बाद हम समझेंगे कि जो अभिजनवादी धारणा है, अवधारणा है, वो अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, और ये इस कंसेप्ट के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो अभिजन की जो अवधारणा को 2 भागों में या 2 संप्रदायों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। पहला जो उसका संप्रदाय है वो है कि शास्त्रीय अभिजन संबंधी अवधारणा, और दूसरा है आधुनिक बहुलवादी अभिजन संबंधी अवधारणा। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय अभिजन संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है जो शास्त्रीय जो अभिजन संबंधी अवधारणा है उसमें कुछ जो विचारक आते हैं, उनमें
पेरेटो, मोस्का, बर्नहम आदि जो है उनका नाम उल्लेखनीय है। और इनके अनुसार अभिजन वर्ग निम्नलिखित जो अभिजन वर्ग होते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। और इनमें पहली जो विशेषता होती है कि वह ये राजनीतिक निर्णय लेने की इनमें योग्यता होती है। दूसरा, ये बहुमत द्वारा नियंत्रित होते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बात उन्होंने बताई है कि इसमें विशेष शक्ति, संगठन, कार्यकुशलता, व्यक्तिगत विशेषताएं आदि गुण पाए जाते हैं। चौथी जो विशेषता उन्होंने बताई है वो बताई है कि ये सुसंबद्ध होते हैं, एकीकृत एवं आत्मचेतना युक्त होते हैं। और अगली जो विशेषता उन्होंने इन लोगों ने बताई है वो यह है कि स्वयं के विशिष्ट प्रभाव, पद आदि को बनाए रखने के लिए दबाव के साथ साथ इसमें समायोजन की भी क्षमता होती है। दबाव को के साथ साथ इनमें समायोजन की भी जो क्षमता वो होती है। अगली जो विशेषता पेरेटो और मोस्का, बर्नहम आदि विचारकों ने बताई है वो ये है कि ये लघु आकार के तो होते हैं परंतु अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। अर्थात संक्षेप में अगर हम कहें तो जो शासकीय विचारधारा जो है शास्त्रीय जो विचारधारा अभिजन को एक विशिष्ट व्यक्ति एवं वर्ग के रूप में स्वीकार करता है। जो शास्त्रीय अवधारणा है अभिजनवादी सिद्धांत की, तो वो जो है इसमें विशिष्ट व्यक्ति के विशिष्ट वर्ग या स्वरूप को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद इसका जो दूसरा जो इसका जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं या दूसरी जो विचारधारा है जिसको हम लोग आधुनिक बहुलवादी अभिजन संबंधी विचार कहते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या विशेषताएं जो पाई जाती हैं। तो यह जो है एक शास्त्रीय विचारधारा के ठीक विपरीत होता है। यह मानता है कि शक्ति किसी एक वर्ग में केंद्रित होने के बजाय यह जो है वो हस्तांतरित होता रहता है। और इसके जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें लासवेल, रॉबर्ट डाल, ट्रूमैन, बेंटले आदि जो विचारक हैं वो प्रमुख विचारक हैं। और इनके अनुसार जो अभिजन की जो विशेषताएं हैं उसको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। और इनकी जो पहली विशेषता है वो यह है कि ये किसी एक वर्ग में निहित होने के बजाय इनका स्वरूप जो है वो सामुदायिक होता है। दूसरी जो बात है कि इसकी शक्ति बहुलात्मक स्वरूप वाली होती है, साथ ही उसकी शक्ति हस्तांतरित भी होती है। मतलब इसका शक्ति जो है ऐसा नहीं कि एक जगह केंद्रित होती है, कुछ एक दो लोगों में केंद्रित होती है, बल्कि यह बहुलवादी प्रवृत्ति की स्वरूप का होता है। और उसकी जो शक्ति होती है वो हस्तांतरित भी हो सकती है। अगली जो विशेषता उन्होंने बताई है वो बताई है कि अभिजन वर्ग की शक्ति विवादों एवं समस्याओं के स्वरूप के साथ साथ इनके स्वरूपों में भी परिवर्तन आता रहता है। और इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार अभिजनवादी शक्ति एक व्यक्ति में निहित ना होकर जो है यह गतिवान अवस्था में होती है। तो ये था दो जो अवधारणा थी, एक तो आधुनिक और एक जो है शास्त्रीय। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि अभिजनवादी जो सिद्धांत है, विचार है, उसमें अवधारणा में क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद जो अलग एक विचारक जो हैं पेरेटो के अनुसार अभिजनवादी जो अवधारणा है वो क्या है, इसका थोड़ा हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पेरेटो ने हमने शुरू में ही बताया कि इन्होंने शास्त्रीय जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसकी ये समर्थक रहे हैं। तो इन्होंने और समर्थक के साथ साथ ये जो शास्त्रीयवादी सिद्धांत है उसके ये प्रतिपादक भी रहे हैं। तो इन्होंने शास्त्रीय अभिजनवादी विचारधारा में मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर ही बल दिया है। और पेरेटो की अवधारणा को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला, अभिजन एवं अभिजनेतर वर्ग। पेरेटो अपनी अभिजन संबंधी धारणा में सर्वप्रथम समाज को दो भागों में जो है वो विभाजित करते हैं। पहला अभिजन वर्ग और दूसरा अभिजनेतर वर्ग। अभिजन वर्ग से तात्पर्य शासक वर्ग या शासन को प्रभावित करने वाले वर्ग से होता है, वहीं अभिजनेतर वर्ग से तात्पर्य आम जनमानस
या शासित वर्ग से होता है। शासन अभिजन और जो शासक अभिजन है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, तो पेरेटो अभिजन वर्ग, जो पेरेटो हैं उन्होंने अभिजन वर्ग और अभिजनेतर वर्ग के विभाजन के बाद अभिजन वर्ग को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला एक शासक अभिजन और दूसरा अशासक अभिजन। शासक वर्ग से पेरेटो का तात्पर्य है कि ऐसे अभिजन जो शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वहीं अशासक अभिजन वर्ग का जो कार्य होता है, अभिजन शासक का जो कार्य होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से भाग तो नहीं लेता है, परंतु शासक के कार्यों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो पेरेटो ने दो तरह से राजनीतिक अभिजन है उसको डिवाइड किया है, एक शासक अभिजन और एक अशासक अभिजन। ठीक है। तीसरी जो इसकी विशेषता जो उन्होंने बताई है वो कि समाज के लिए अभिजन वर्ग आवश्यक है। पेरेटो यह स्वीकार करते हैं कि समाज के विकास में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह समाज को दिशा निर्देश देता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज का एकीकरण करता है और समाज के अन्य लोगों की पूर्ति करता है। अर्थात पेरेटो यह स्वीकार करते हैं कि समाज के लिए अभिजन वर्ग आवश्यक है। अगली जो विशेषता पेरेटो ने बताई है कि अभिजन वर्ग में होने वाले परिवर्तन से सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। पेरेटो अभिजन के कट्टर समर्थक हैं और इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि अभिजन वर्ग में होने वाले परिवर्तन से समाज का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि जब दूसरा वर्ग अभिजन वर्ग के रूप में आ जाता है या होता है या होना चाहता है, तो वैसी स्थिति में इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा समाज का एकीकरण एवं सामाजिक व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाती है। अगली जो विशेषता पेरेटो ने बताई है वो बताया है कि इतिहास अभिजन वर्ग तथा गैर अभिजन वर्ग के मध्य संघर्ष की गाथा है। पेरेटो ने यह स्वीकार किया है कि इतिहास की कहानियां और कुछ भी नहीं, अभिजन और गैर अभिजन वर्ग के संघर्ष की कहानी है या गाथा है, क्योंकि इतिहास में इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष हमेशा होता रहता है। अगली जो विशेषता पेरेटो ने बताई है वो बताया है कि अभिजनों में समय समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। पेरेटो जो है वो कट्टर अभिजन वर्ग का समर्थक है, परंतु वह यह भी स्वीकार करता है कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अभिजनों में परिवर्तन होते रहना चाहिए। इससे अभिजन वर्ग और गैर अभिजन वर्ग के बीच होने वाले संघर्ष को रोका जा सकता है। साथ ही साथ समाज में संतुलन को बनाए रखा भी जा सकता है, परंतु पेरेटो यह स्वीकार करते हैं कि अभिजन वर्ग में उन्हीं का प्रवेश कराया जाना चाहिए जो लोग योग्य और सक्षम होते हैं। तो इस तरह से ये जो थी पेरेटो के अभिजनवादी जो सिद्धांत है या अवधारणा थी, शास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसकी जो विशेषताएं पेरेटो ने बताई है वो थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मोस्का है, तो मोस्का की जो अभिजनवादी अवधारणा है वो क्या है। मोस्का पेरेटो की तरह ही शास्त्रीय संप्रदाय के विचारक हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, और वह पेरेटो की तरह ही अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। मोस्का की अभिजन संबंधी अवधारणा जो है वो उसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर को समझा जा सकता है, समझने का प्रयास किया जा सकता है। और उसमें जो पहली जो उनकी जो विशेषता है या यूँ कहें कि अभिजन को वादी अवधारणा को समझने के लिए जो प्रमुख बातें जो मोस्का ने बताई है, तो उसमें पहला है कि अरस्तु के शासन विभाजन का खंडन तथा अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन। मोस्का ने अरस्तु के इस सिद्धांत का खंडन किया है कि शासन के तंत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र।
उनके अनुसार यह विभाजन पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में शासन का एक ही स्वरूप पाया जाता है और वह है अभिजनवादी स्वरूप। और जो इसमें अभिजन वर्ग का शासन होता है, अर्थात मोशका के अनुसार शासन करने वाला एक ही वर्ग होता है और वो होता है अभिजन वर्ग। तो इस तरह से इन्होंने जो है अरिस्टोटल का जो विभाजन था शासन के तंत्रों का, उसका इन्होंने खंडन किया है। दूसरा जो उन्होंने अपनी अवधारणा के अभिजनवादी सिद्धांत की अवधारणा के अंतर्गत जो बात कही है कि अभिजन एवं अभिजनेतर वर्ग की बात की है। तो पेरेटो की तरह मोशका ने भी अभिजन एवं अभिजनेतर वर्ग का विभाजन किया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें, शासक वर्ग एवं शासित वर्ग। तो अभिजनेतर वर्ग और अभिजन वर्ग का विभाजन करने के बाद मोशका ने उसका दूसरा नाम शासक वर्ग या शासित वर्ग जो है वो राम रखा है। अगली जो बातें मोशका ने बताई है वो है कि अभिजन वर्ग शासित वर्ग को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। तो अभिजन वर्ग शासन एवं शासक वर्ग, जो अभिजन वर्ग होता है वो शासक वर्ग होता है और शासन के समस्त नीति नियम इन्हीं के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, अर्थात ये शासित वर्गों को निर्देशित करते हैं एवं नियंत्रित करते हैं। अगली जो विशेषता मोशका ने बताई है वो अभिजन वर्ग जो हैं अल्पसंख्यक तो होते हैं परंतु ये बहुसंख्यक शक्ति वर्ग पर शासन करने की क्षमता रखते हैं या सक्षम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही योग्य, कुशल, कार्यकुशल, अनुभवी, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये संगठित रूप में समाज में विद्यमान होते हैं। अगली जो विशेषता मोशका ने बताई है कि मोशका ने इस बात को स्वीकार किया है कि जनतंत्र में भी अभिजन वर्ग विद्यमान है, क्योंकि जनतंत्र और लोकतंत्र में वास्तविकता एवं व्यवहारिक रूप में जनता का शासन होकर इन्हीं अभिजन वर्गों का शासन होता है। जनता के माध्यम से जो शासन होता है उसमें जो ये खास विशिष्ट वर्ग हैं, अभिजन वर्ग हैं, उन्हीं का शासन होता है। और इस प्रकार मोशका की अभिजन संबंधी अवधारणा पेरेटो की अभिजन संबंधी अवधारणा से काफ़ी व्यापक है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र में भी अभिजन की अवधारणा को स्वीकार किया है। इसके बाद हम देखेंगे लासवेल की अभिजनवादी धारणा, जो आधुनिक या बहुलवादी धारणा के विचारक हैं, जो दूसरा हमारा जो प्रकार था उसके अंतर्गत आता है। तो पेरेटो और मोशका की तरह लासवेल भी अभिजनवादी अवधारणा के प्रमुख विचारकों में से हैं। लासवेल को आधुनिक और बहुलवादी विचारकों में रखा गया है और लासवेल के मतानुसार किसी भी राजनीतिक समाज के अंतर्गत राजनीतिक अभिजन की रचना शक्ति को प्राप्त करने वालों में होती है। शक्ति को प्राप्त करने वाले में वे वर्ग और समुदाय आते हैं जो किसी विशिष्ट वर्ग और श्रेणी के होते हैं एवं सत्ता या शासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात लासवेल भी यह स्वीकारते हैं कि अभिजन वर्ग समाज का एक विशिष्ट वर्ग होता है जो कि अन्य समाज का एक विशिष्ट वर्ग होता है जो कि अन्य वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा योग्य और सक्षम होता है। लासवेल मोशका की तरह ही राजनीतिक अभिजन को दो वर्गों में विभाजित करते हैं एवं यह स्वीकार करते हैं कि समाज में शासित और शासक दो वर्ग होते हैं, वे दो वर्ग हमेशा विद्यमान होते हैं। लासवेल ने यह स्वीकार किया है कि अभिजन अभिजन वर्ग राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है और वे अन्य वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस प्रकार लासवेल ने मोशका और पेरेटो की तरह ही एक विशेष वर्ग में अभिजन वर्ग को रखा है। इसके बाद हम देखेंगे C.W. राइट मिल जो हैं उनके विचार क्या है अभिजनवादी जो हैं, और ये भी जो हैं एक आधुनिक विचारक हैं, बहुलवादी विचारक हैं। तो सी राइट मिल्स का भी नाम जो है अभिजनवादी विचारकों में गिना जाता है और सी राइट मिल जो हैं
और लासवेल की तरह यह भी जो है आधुनिक बहुलवादी विचारक हैं और इन्होंने अभिजन वर्ग की व्याख्या का गहन अध्ययन करते हुए राजनीतिक अभिजन को शक्ति अभिजन के रूप में स्वीकार किया है। और इनके अनुसार राजनीतिक अभिजन समाज का एक विशेष वर्ग होता है और ये अन्य विचारकों की तरह समाज के दो वर्गों में विभाजित होता है, शासक और वर्ग और शासित वर्ग। समाज को दो वर्गों में विभाजित करने के उपरांत सी राइट मिल यह स्वीकार करते हैं कि शासन वर्ग अभिजन वर्ग होते हैं क्योंकि ये वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं और इसी में नेतृत्व करने की क्षमता जो है वो होती है, जो कि समाज के को एक गतिमान या दिशा प्रदान करती है। और सी राइट मिल्स ने राजनीतिक अभिजन को शक्ति अभिजन के रूप में स्वीकार किया है और उनके अनुसार इसी अभिजन वर्ग के पास समस्त शक्ति निहित होती है और शक्ति से तात्पर्य यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सारी शक्तियों को इसमें समाहित किया जा सकता है या किया जाता है। अर्थात ये राजनीतिक अभिजन पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न होते हैं। यही कारण है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और अपना प्रभाव अन्य वर्गों के ऊपर स्थापित करते हैं। शक्ति अभिजन के रूप में स्वीकार करने के बाद जो मिल ने स्वीकार करते हैं कि ये राजनीतिक अभिजन इतना शक्तिशाली और शक्ति संपन्न होता है कि ये कभी कभी लोकतंत्र के विरुद्ध भी काम करता है और या लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तोड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह से सी राइट मिल्स ने अभिजनवादी सिद्धांत की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत शक्ति अभिजन पर बहुत विशेष बल दिया है और राजनीतिक अभिजन को शक्ति वर्ग के रूप में परिभाषित किया है और इसे काफ़ी शक्तिशाली माना है और माना है कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सैनिक शक्तियाँ, ये सभी जो है इसी विशिष्ट वर्गों में होती हैं और इनमें शासन करने की जो है क्षमता होती है। तो इस तरह से हमने अपने क्लास में देखा कि अभिजन क्या है, हमने अभिजन को समझा, राजनीतिक अभिजन क्या है, किस तरह से इस कंसेप्ट का डेवलप हुआ और उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं को पढ़ा, मोस्का, लासवेल, पैरेटो आदि की विशेषताओं को पढ़ा और उसके बाद हमने इसके प्रकार को पढ़ा जो विभिन्न प्रकार इसके हैं और उसके बाद लास्टली हमने जो इसकी दो अवधारणाएं हैं, पहला जो है वो शास्त्रीय अवधारणा और दूसरा आधुनिक या बहुलवादी सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पैरेटो, मोस्का, लासवेल और सी राइट मिल्स के विचारों को जो अभिजनवादी विचार हैं उसको जानने और समझने का प्रयास किया। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का जो क्लास है हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।